तो चैप्टर 5 है स्ट्रेटजी यूजिंग इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शंस। इसमें अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? hedging using future contract, using future contract for trading, cash carry and reverse cash and carry arbitrage using future, calendar spread using future, spread strategy using option, straddle and strangle, collar and butterfly spread, cover call and protective puts, arbitrage using option, delta hedging using option, interpreting open interest and put call ratio। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कृपया इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा। और अगर कुछ समझ ना आए तो इसको प्लीज रिवीजन एक बार करिएगा, ठीक है। जो मार्केट के साथ फैमिलियर्स है उनके लिए ये इजी है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्राज, जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्यूचर एंड ऑप्शन वेयर प्राइमरली क्रिएटेड फॉर मैनेजिंग रिस्क। जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स है उसका मेनली जो यूज था वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए था, ठीक है। प्राइमरी यूज उसका रिस्क मैनेजमेंट ही है, ठीक है। यूनिट 3 में अपन ने देखा था कि कैसे अपन स्टॉक एंड इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हैं रिस्क मिटिगेट करने के लिए और पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, ठीक है। वी सॉ दैट इन्वेस्टर में टेक अ लॉन्ग हेज एंड शॉर्ट हेज। तो लॉन्ग और शॉर्ट हेज होता है, ठीक है। लेट अस लुक एट स्पेसिफिक एग्जांपल। तो लॉन्ग हेज कैसे करते हैं, शॉर्ट हेज कैसे करते हैं। और लॉन्ग hedge using stock future is taken to hedge the price risk of planned future purchase of stock. Consider that you want to buy, एक एग्जांपल है कि अगर मैं चाहता हूं 1500 शेयर एबीसी लिमिटेड के बाय करने के, ठीक है, जिसका प्राइस अभी 455 रुपए है, ठीक है, आज के डेट में मई 2023 में। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जून 20 2023 को उसको बाय करूं, क्योंकि मेरा एक डिपॉजिट है बैंक में जो मेच्योर होने वाला है, ठीक है। तो मैं उस फंड को यूज करूंगा ये शेयर खरीदने के लिए। तो उसमें क्या रिस्क है? व्हाट इज द रिस्क दैट यू आर एक्सपोज टू इफ यू पोस्टपोन योर परचेज टिल 20 जून। अगर मैं 20 जून तक वेट करता हूं तो क्या रिस्क हो सकता है इसमें? 455 का है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, दो टाइप के रिस्क है, ठीक है। द रिस्क इज दैट इफ यू डोंट परचेज द शेयर टुडे द शेयर प्राइस में इंक्रीज रैपिडली बाई 28 जून। टू hedge दिस रिस्क यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजिशन इन फ्यूचर। तो मैंने क्या किया, अगर मेरे को लग रहा है कि वो 20 जून तक बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है तो उस रिस्क से बचने के लिए मैंने फ्यूचर में एक एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया एबीसी लिमिटेड का, ठीक है, आज के डेट में यानी 10 जून को, ठीक है। या आप सोचो कि आज 13 नवंबर है, तो 13 नवंबर को मैंने 457 रुपए में उसको ले लिया, ठीक है। मेरे को खरीदना कब है? 20 दिसंबर 2024 को, ठीक है। मेरा प्लानिंग है कि मैं उसको बाय करूंगा 20 दिसंबर को, तो मैंने अभी फ्यूचर बाय कर लिया, ठीक है, जिसकी एक्सपायरी क्या है? दिसंबर का लास्ट, है ना। तो मान लीजिए नाउ सपोज दैट जो 20 दिसंबर को मैं लेने वाला हूं 1500 शेयर्स, द शेयर प्राइस कुड हैव इंक्रीज और डिक्लाइन। हो सकता है आज जैसे मार्केट की कंडीशन चल रही है तो 20 दिसंबर तक उसका प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। तो दोनों में मेरे क्या क्या नुकसान होंगे? मान लो मैंने फ्यूचर को लॉन्ग किया और प्राइस 20 दिसंबर तक 520 रुपया चला गया, तो जो परचेसिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? 1500 इंटू 520 यानी 7,80,000 रुपए मेरे को इतना पेड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा उस समय? अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर से और उसकी डिलीवरी ले लूंगा कितने में? 521 रुपए 20 पैसा जो भी पड़ेगा। द गेन ऑफ फ्यूचर, जो गेन मेरे को हुआ फ्यूचर पोजीशन में वो डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा विच यू टुक ऑन लॉन्ग पोजीशन और स्क्वायर ऑफ पोजीशन। तो 521 माइनस 457, तो 63.9 इंटू 1500 यानी 95,000 का मेरे को ऑलरेडी प्रॉफिट होगा, ठीक है। Although the share price shot up, you were able to purchase the share only at higher price in the cash market.
तो मैं जो परचेज करूंगा वो कैश मार्केट में हायर प्राइस में ही करूंगा। ठीक है, यू ऑल्सो मेड अ प्रॉफिट ऑन लॉन्ग फ्यूचर। लॉन्ग फ्यूचर में मेरे को ऑलरेडी प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट हुआ होगा? 95,950। तो कॉस्ट ऑफ बाइंग इन कैश मार्केट कितना लगेगा? 7,80,000 रुपए लेस गेन ऑन फ्यूचर पोजीशन। तो फ्यूचर पोजीशन में कितने का गेन हुआ? 95,000 का। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा मेरे को? 6,84,000 रुपए। तो नेट कॉस्ट पर शेयर कितना आएगा? 456 रुपए, जो मेरा नेट कॉस्ट लगेगा उसको बाय करने के लिए। और टोटल प्रॉफिट में मैं कितने रहूंगा? 95,000। ठीक है, यहां तक समझ में आया सर? हेलो वरुण सर। तो ये पोजीशन ऐसे ली जाती है, अपन क्या है उसको ट्रेडिंग के पर्पस पे लेते हैं, लेकिन हेजिंग भी की जाती है। सपोज मैंने आज लिया 457 में, और वो 20 दिसंबर तक 390 चला गया, तो टोटल क्वांटिटी आउटले कितना होगा? 1500 इंटू 390। ठीक है, या 391, जो भी मेरी एक प्राइस आएगी। तो उसमें मेरे को कितने का लॉस होगा? 99,300 रुपए का लॉस होगा। अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर में ली और वो प्राइस गिरते गया और 390 391 आ गया, तो 99,000 का मेरे को लॉस होगा। लेकिन जो मेरा इफेक्टिव बाइंग प्राइस होगा, ये लॉस हुआ मेरे को, तो नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग कितनी आ जाएगी? ऐड हो जाएगा लॉस 5,85,000 के साथ 99,000। तो टोटल कॉस्ट आएगा 6,84,000। तो नेट कॉस्ट मेरे को कितना पड़ेगा? 456 रुपए। लेकिन अभी क्या प्राइस चल रहा है? 390। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ओवरऑल इसमें मेरे को लॉस होगा, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन तो फ्यूचर के अगेंस्ट की थी, तो मेरे को एक हेजिंग मिल जाती है ना। द above example show that long position in future contract enable a investor to lock in a price for planned purchase at future date। तो फ्यूचर में मैंने प्लान किया था, तो मैंने उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। वेदर द स्टॉक प्राइस राइज और फॉल ओवर द हेज, द इन्वेस्टर कैन लार्जली एलिमिनेट हिज प्राइस रिस्क। तो इससे क्या होता है? प्राइस रिस्क वो मेरा एलिमिनेट हो जाता है। अब मेरे को शॉर्ट करना है, और शॉर्ट हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर इज टेकन टू हेज द प्राइस रिस्क ऑफ प्लान फ्यूचर सेल ऑफ स्टॉक। कंसिडर दैट यू आर प्लानिंग टू सेल 1200 शेयर ऑफ PQR ऑन आने वाले डेट में। मान लो मेरे को 10 दिसंबर को उसको सेल करना है 2024 में। इसमें एग्जांपल तो दिया है चलो 2023 का, लेकिन अपन 2024 से लेते हैं। तो 1200 शेयर मेरे पास है, लेकिन मेरे को कब सेल करना है उसको? दिसंबर 10 दिसंबर 2024 को। और सपोज उसका प्राइस चल रहा है 1690 अभी, लेकिन मेरे को कब सेल करना है उसको? 10 दिसंबर को। ठीक है, और जो उसका फ्यूचर ट्रेडिंग चल रहा है कितना चल रहा है? 1706। तो मैं क्या करूंगा? उसमें शॉर्ट पोजीशन लूंगा। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन लूंगा। तो उससे क्या होगा? अगर मेरे को लग रहा है कि तब तक वो नीचे जाएगा, और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? 600 का, तो मेरे को दो कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे। तो मैंने 1706 जो अमाउंट चल रहा है उसमें मैंने दो PQR जो लिमिटेड है उसके शेयर्स को शॉर्ट किया। तो 10 दिसंबर 2024 तक मैंने उसको सेल करके रखा। मान लीजिए उसका प्राइस 1700 से गिर के 1440 आ गया तब तक, तो क्या होगा? उतने का मेरे को प्रॉफिट होगा, जो डिफरेंस अमाउंट है। तो दिस अमाउंट इज लोअर देन व्हाट यू हैव राइज यू सोल्ड द शेयर ऑन 10th। ठीक है, तो नोट दैट फ्यूचर पोजीशन ऑन 10th दिसंबर। तो कितना प्राइस हुआ इसका? 1441। तो 1706 माइनस 1441 इंटू 600, तो मेरे को 3,18,000 रुपए का वो प्रॉफिट भी होगा। और मान लो मैं उसको सेल किया, ठीक है, और उसको मार्केट में वापस सेल किया, तो 17,28,000 प्लस 3,18,000, तो टोटल मेरे को कितना कितना अमाउंट मिला? 20,46,000 रुपये। ठीक है, मेरा जो इफेक्टिव सेलिंग प्राइस है वो उतना ही रहा, 1705 ही रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने 1705 में सेल किया तो फ्यूचर से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की और कैश में उसको सेल कर दिया। ये समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं? जिस प्राइस पे मैं सेल करना चाहता था उतने ही प्राइस पे वो सेल हुआ।
ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी जो पोजीशन है लॉन्ग की जगह शॉर्ट ले ली थी और प्राइस उसका गिरा भी, तो मुझे जो मेरा इफेक्टिव सेलिंग प्राइस है वो 1705 या 1706 ही रहा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सर? वरुण जी, हर्ष जी? देखो, सेल मार्केट में सेल करके कितना मिला? वो मेरे को 17,28,000, लेकिन जो गेन हुआ शॉर्ट पोजीशन लेने से वो हुआ 3,18,000। तो टोटल सेलिंग प्राइस मेरी 1705 ही रही। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या हुई कि 1700 में मैंने सेल किया, लेकिन हो सकता है वहां से प्राइस वापस उठ के ऊपर चले जाए, तो मेरे को क्या होगा? इसमें लॉस होगा। कितने का? 1706 माइनस 1800 जो प्राइस आया था वो 100, तो मेरे को कितने का इसमें लॉस दिखा रहा है? 1,15,000 का लॉस होगा। ठीक है, तो इसका पोर्टफोलियो कैसा बनेगा? इसमें से माइनस हो जाएगा वो। ठीक है, तो 21 लाख माइनस 1,15,000, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है उसमें दे आप चाहे दोनों में देखोगे, चाहे शॉर्ट पोजीशन लिया उसमें, चाहे मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, मेरी सेलिंग प्राइस उतनी ही रही, 1705 या 1704। देखिए, फ्यूचर को यूज ऐसे करना है कि मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स उसके पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे को उसको फ्यूचर में या तो बाय करना है आने वाले 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो मैं फिजिकल शेयर्स जो मेरे पास हैं उसके अगेंस्ट में फ्यूचर जो है, स्टॉक का फ्यूचर है, उसको उसमें अपनी पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट करूंगा। ठीक है, ये अभी अपन ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं उसके कैश में और उसको मेरे को बाय करना है, या ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास शेयर्स हैं उसको 1 महीने बाद सेल करना है, या फिर ऑलरेडी मेरे पास पैसे आने वाले हैं 1 महीने या 2 महीने बाद, तो मैं उसको बाइंग का प्लान कर रहा हूं, तो मैं फ्यूचर को लॉन्ग करूंगा। ठीक है, ऐसा है ये अभी अपन हेजिंग की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पास कैश आने वाला है, 1 महीने बाद मेरे पास 20 लाख रुपए आएंगे। 20 लाख, एक एग्जाम्पल है कि मेरे पास 20 लाख रुपए आने वाले हैं, 20 लाख। तो मैं क्या प्लान कर रहा हूं? ये क्या होगा? 20 लाख आने वाले हैं, 1 महीने बाद आएंगे, लेकिन रिलायंस का भी प्राइस क्या चल रहा है? 1250। तो मेरे को ये लग रहा है कि इसका प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है, और 20 लाख रुपए मेरे को कब मिलेंगे? 1 महीने बाद। तो मैं क्या कर रहा हूं? फ्यूचर में उसको बाय कर ले रहा हूं। रिलायंस का जो फ्यूचर चल रहा है, जो रेट 1250 या 1260, 1 महीने बाद का जो है, नेक्स्ट महीने के जो फ्यूचर एक्सपायरी है उसको मैं बाय कर लिया। तो मान लीजिए यहां से जितना भी प्राइस ऊपर गया, 1250 से ऊपर जितना भी गया, तो वो एक तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा, जो मैं 1 महीने बाद जब उसको मार्केट से बाय करूंगा कैश में, तो जो आज का जो प्राइस है 1250, वही रेट में मेरे को 1 महीने बाद वो मिल जाएगा इजीली। ठीक है, इसको पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है कि मेरे पास शेयर्स हैं रिलायंस के। ठीक है, 1,000 शेयर हैं या 1250 शेयर है, तो मेरे को लग रहा है कि 1250 से और नीचे गिर सकता है, और मेरे को पैसे की जरूरत अभी नहीं है, मेरे को पैसे की जरूरत 1 महीने बाद है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि और गिर सकता है, तो मैं क्या करूंगा? फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन लूंगा। ठीक है, और जब मुझे पैसे की जरूरत होगी उस दिन मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर लूंगा और कैश में उसको सेल कर दूंगा। ठीक है, तो इससे मेरे को प्राइस रिस्क मेरे को नहीं लगेगा। प्राइस रिस्क जो है ना, या तो ऊपर जाना या ऊपर नीचे जो भी है, तो प्राइस रिस्क से मैं बच पाऊं। ठीक है, हेजिंग अ पोर्टफोलियो, ये हेजिंग ये अपन हेजिंग सीख रहे हैं, हेजिंग कैसे करना है।
अभी अपन ट्रेडिंग की बात कर ही नहीं रहे। तो अपन ने चैप्टर 3 में देखा था कि इंडेक्स फ्यूचर कैन बी यूज टू रिस्क द हैज द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक। तो अपने पास पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, लेकिन अपन को क्या करना है कि मार्केट गिरने वाला है, अपने को ऐसा लग रहा है, तो अपन उसको कैसे हेज करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, ये अपन देखते हैं। सपोज दैट यू हैव अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 15 लार्ज कैप स्टॉक। आपके पास 15 कंपनी के लार्ज के स्टॉक है ना, निफ्टी 50 के स्टॉक, और आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। द स्पेसिफिक रिस्क इज ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि रिस्क इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रिस्क है? पोर्टफोलियो इज स्टिल सब्जेक्ट टू सिस्टमेटिक और मार्केट रिस्क। सिस्टमेटिक और मार्केट रिस्क कभी भी आ सकता है। सपोज दैट यू आर वरीड अबाउट पोटेंशियल मार्केट क्रैश, जैसा भी मार्केट में क्रैश हुआ 1 महीने के अंदर में, उसी की बात कर रहा है। व्हाट आर द अल्टरनेटिव? पहला है सेल द इंटायर पोर्टफोलियो टुडे। मैं क्या करूंगा, मुझे लग रहा है कि 1 महीने में मार्केट पूरा गिर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, पूरी पोर्टफोलियो बेच के कैश में बैठ गया। और दूसरा, रिड्यूस द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ योर पोर्टफोलियो यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर। जो इंडेक्स है निफ्टी फ्यूचर, उसको यूज करके मैं अपने आपको सिस्टमेटिक रिस्क से बचा लूंगा। टू हैज द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो यू नीड टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन द इंडेक्स। तो मैं निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट करूंगा। इन दिस वे, इवन इफ देयर इज मार्केट क्रैश और यू मेक अ लॉस ऑन द पोर्टफोलियो, यू विल मेक अ प्रॉफिट ऑन द शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। अगर इसमें मार्केट क्रैश भी हो जाता है और मेरे को जो लॉस भी होता है पोर्टफोलियो में, उसको मैं शॉर्ट पोजीशन जो मैंने की है इंडेक्स में, उससे मैं पैसे अच्छे बना लूंगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? मेरे मार्केट का, जो मेरा मार्केट वैल्यू है पोर्टफोलियो का, वो है 90 लाख रुपए, और पोर्टफोलियो का बीटा जो है 1.3 है, और इंडेक्स फ्यूचर प्राइस कितना है? 1770, ठीक है। यानी कि अभी ये मान लो 17,700 है, और लॉट साइज कितना है? 50। तो हेजिंग कैसे होगा? 1.3 बीटा को जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है इससे डिवाइड कर दिए, नहीं मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाई 1770 इंटू लॉट साइज 50। तो दिस वर्क आउट टू 13.22 कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे को 90 लाख रुपए के पोर्टफोलियो को हैच करने के लिए निफ्टी के इंडेक्स के 13 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना होगा। 13 कॉन्ट्रैक्ट, 13 कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां से उसकी वैल्यू निकल आई कि अगर मैं 13 इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट की पोजीशन लूंगा, तो जो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो अच्छे से हैज हो पाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? ये बहुत अच्छी चीज है, ये नॉलेज के लिए भी और प्रैक्टिकली भी, ठीक है। यूजिंग फ्यूचर फॉर ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन। अब ये अपन बात करें ट्रेडिंग की, जो अपन करते हैं। तो ऑल्दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर हेजिंग प्राइस रिस्क, they are widely used for trading. Investor having bullish view on underlying stock or index, those who expect the price of index level to increase take a long position. तो इन्वेस्टर या ट्रेडर जो होते हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो क्या करते हैं? वो लॉन्ग पोजीशन लेते हैं इन स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर। और जिनको लग रहा है बियरिश है, वो क्या करते हैं? वो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं स्टॉक में या इंडेक्स में। शॉर्ट यानी डाउन और लॉन्ग यानी अप। तो बुलिश व्यू कैसे लेते हैं? सपोज दैट अ फ्यूचर ट्रेडर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड। मैं एक फ्यूचर ट्रेडर हूं, मेरे को लग रहा है कि 1298 एक कंपनी है एक्स वाई जेड, वो 1298 से 1350 जा सकती है 1 हफ्ते में। तो मैं क्या करूंगा, नियर मंथ का जो एक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसको लूंगा 1300 रुपया में, ठीक है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है? सिंस मैं बुलिश हूं एक्स वाई जेड में, आई कैन आइदर बाय द स्टॉक, या तो मैं बाय कर लूंगा, या तो लॉन्ग इन स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो बाइंग द स्टॉक्स विथ इमीडिएट कैश आउटफ्लो टू टू द ट्रेडर। तो अगर मैं उसको बाय करता हूं तो मेरे को इमीडिएट कैश देना पड़ेगा, तुरंत कैश दूंगा तब तो बाय कर पाऊंगा। और सपोज दैट लॉट साइड ऑफ फ्यूचर इज 850, एक्स वाई जेड कंपनी है, उसका लॉट साइज है 850 का।
और मैं एक सिंगल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, तो मेरे को विदाउट पेइंग द प्राइस ऑफ 850 शेयर्स, द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 11 लाख का जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने में मिल जाता है? 20% अगर मार्जिन मानू तो 2,21,000 में मेरे को इसका एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ठीक है, कितने में? 2,21,000 में। वही अगर मैं कैश में लेना चाहूं तो मेरे को 11 लाख रुपए देना पड़ेगा। सपोज दैट अ वीक लेटर स्टॉक ट्रेडेड एट 1345, तो 1298, 1300 रुपए से 1345 चला गया। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना चला गया? 1346। तो इसमें मेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो रिटर्न कितना हुआ कैश में और फ्यूचर में, इसको देखना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि परचेस ऑफ 850 शेयर ऑफ XYZ, तो मैंने कितने में बाय किया? 11 लाख रुपए में। लेकिन यहाँ पे मैंने 850 का लॉट कितने में लिया? 2,21,000 में। तो सेल किया तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे को? 39,000 रुपए का। और यहीं पे मैंने फ्यूचर को भी सेल किया तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 39,100 का। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 3% रिटर्न आया मेरे को 11 लाख में। लेकिन 2,21,000 में मैंने 39,100 बनाया, तो उसमें मेरे को कितना प्रॉफिट आया? 17%। तो दोनों में प्रॉफिट का जो रेशो है वो फ्यूचर में ज्यादा है। ठीक है, लेकिन रिस्क भी फ्यूचर में ज्यादा होता है। द एग्जाम्पल एक्सप्लेन वाई स्टॉक इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट आर सो पॉपुलर। अब आपको समझ में आया कि ये फ्यूचर और स्टॉक इंडेक्स जो है वो इतने पॉपुलर क्यों? लीवरेज मिलता है ना, कम पैसे में बड़ा ट्रेड लेते हैं अपन, ऑप्शन या फ्यूचर दोनों में। तो इन्वेस्टर कैन मेक अ हायर रिटर्न, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हो जाता है लोअर कैपिटल में, कम से कम कैपिटल्स में। ठीक है। सेकंड होता है बियरिश व्यू। सेम है कि मान लो एक बैंक है, उसका शेयर चल रहा है 1595, और मेरे को लग रहा है कुछ दिनों में ये 1520 तक जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा? उसके सेम है, या तो मैं उसको सेल करूंगा शेयर ऑफ RSB बैंक टुडे। लेकिन सेम डे मैं सेल करूंगा तो अगले दिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता मैं। ठीक है, लेकिन मैं फ्यूचर में अगर कर रहा हूं, अगर उसमें मैंने शॉर्ट की पोजीशन ली है तो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। अगर मैं फिजिकल शेयर खरीदूंगा तो मेरे को शाम तक उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है ना। यहाँ पे एक चीज लिखी नहीं है, अगर शॉर्ट करूंगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, नहीं मिलता है, फ्यूचर में ही मिलता है शॉर्ट पोजीशन में। ठीक है, क्योंकि शाम तक तो आपको सेल किए हो तो उसको वापस आपको बाय करना ही पड़ेगा। ठीक है, और सेलिंग इन कैश मार्केट इज पॉसिबल ओनली इफ ट्रेडर होल्ड द शेयर इन हिज डीमैट अकाउंट। और सेलिंग कब पॉसिबल है? जब हमारे पास डीमैट अकाउंट में उसके शेयर्स पड़े हुए हैं। अगर हमारे पास शेयर्स नहीं है उसके तो अपन सेल नहीं कर सकते। सेलिंग द शेयर टुडे वुड रिक्वायर द ट्रेडर टू डिलीवर दिस शेयर ऑन द सेटलमेंट डेट। ठीक है। ट्रेडर कैन always short the RSB बैंक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ सेलिंग एक्चुअल शेयर्स। ठीक है, तो उसमें क्या है? लॉट साइज है इसका 550 का, और 1602 चल रहा है। मार्जिन लगी 1,76,000, और मान लो मार्केट रियल में 1525 तक चला गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 23% का प्रॉफिट, 23% का। ठीक है, अब ये आर्बिट्राज कैसे होता है? आर्बिट्राज क्या होता है? आप अगर आपने लास्ट 2 क्लासेस को देखा होगा, तो ट्रेडर लुक फॉर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी यूजिंग इंडेक्स एंड stock future. Basically, they compare the fair price value with actual and traded price of the future contract. If trader traded price is higher than the fair future price, cash and carry arbitrage is profitable. ठीक है, तो क्या होता है? ट्रेडेड प्राइस जो है हायर देन फ्यूचर प्राइस, तो जो ट्रेड हो रहा है स्पॉट प्राइस वो ज्यादा है फ्यूचर प्राइस, तो कैश एंड कैरी आर्बिट्राज होता है। इसमें कैसे होता है ये देखते हैं अपन। If traded price is lower than the future price, reverse cash and carry arbitrage become profitable. तो ट्रेडेड जो प्राइस है स्पॉट प्राइस वो कम है, फ्यूचर प्राइस ज्यादा है, तो उसमें रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज करते हैं लोग। कैसे करते हैं? तो कैश एंड कैरी कैसे करते हैं? कैश मार्केट में प्राइस चल रहा है 1500, 3 मंथ फ्यूचर प्राइस कितना चल रहा है? 1550।
कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर ऑफ स्टॉक्स 100, कॉस्ट ऑफ कैरी तो 9% पर एनम, अराउंड 0.75 पर मंथ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैरी कितना चार्जेस है? 0.75% पर मंथ। थ्योरेटिकल फेयर प्राइस ऑफ थर्ड मंथ 3 मंथ फ्यूचर इज 1534। ठीक है, गोइंग बाय दिस थ्योरेटिकल प्राइस वी मे सी दैट 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ स्टॉक इज ओवर वैल्यू टू टेक एडवांटेज ऑफ मिस प्राइसिंग। आर्बिट्राजर क्या करते हैं, ये फॉर्मूले से निकाल लिया उन्होंने कि 1534 इसका प्राइस है, लेकिन कितना चल रहा है? 1550। तो आर्बिट्राजर क्या करेंगे? बाय 100 शेयर ऑफ स्टॉक ए, ठीक है, 100 शेयर उसके बाय कर लिए फिजिकल, और सेल कर दिए एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट देयर करेंट प्राइस। ठीक है, तो उससे रिजल्ट में प्रॉफिट कितना हुआ? आर्बिट्राज प्रॉफिट 1587, विच इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ 100 शेयर्स। तो उनको कितने का प्रॉफिट हुआ? 15 रुपए 87 पैसे का। टोटल 1587 रुपया उनका प्रॉफिट हुआ। कितने का डिफरेंस है इन दोनों में? 1534 माइनस 1550 माइनस 1534, तो इतने का डिफरेंस आ रहा है, तो इतना उसका प्रॉफिट हो गया। आर्बिट्राज करने में बहुत प्रॉफिट होता है। ये भले ही अपने को मामूली लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट है, लेकिन जो आर्बिट्राज करता है ना, उसको पता है कि ये कितना बड़ा प्रॉफिट है, और बिना मेहनत के, कोई मेहनत नहीं है इसमें। ठीक है, फेयर वैल्यू प्राइस आपको निकालने आना चाहिए, और कैश मार्केट प्राइस में देखना चाहिए कितने का डिफरेंस है। बस आर्बिट्राज करके बैठ जाओ। तो पोजीशन ऑफ आर्बिट्राजर इन वेरियस सिनारियो ऑफ स्टॉक प्राइस। तो आर्बिट्राजर की पोजीशन कैसी है ये बता रहे हैं। पोजीशन ऑन अंडरलाइंग 1550 माइनस 1500 इंटू 100, तो 8000 हो गया। लॉस ऑन फ्यूचर्स 3000, गेन ऑन आर्बिट्राज टोटल कितना हुआ? 5000। कॉस्ट ऑफ आर्बिट्राज इन टर्म ऑफ फिनेंसिंग 34.13 इंटू, तो इतना फिनेंसिंग में आया। तो नेट गेन कितना हुआ? 1587। ये कैलकुलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अगर स्टॉक का प्राइस 1580 चला जाता है एक्सपायरी डे में, तब, ठीक है, तब उनको इतना का प्रॉफिट होगा। और स्टॉक फॉल भी हो जाता है 1480 में, तो लॉस ऑन अंडरलाइन कितना हुआ? 1500 में अपन ने कैश में बाय किया, प्रॉफिट कितना हुआ? अपन ने शॉर्ट पोजीशन ली थी ना, फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन ली थी, 1550 चल रहा था, तो 7000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो गेन ऑन आर्बिट्राज कितना हुआ? 5000। कॉस्ट ऑफ आर्बिट्राज इन टर्म ऑफ फिनेंसिंग 3413 रुपया। फिर भी इनका गेन कितना आया? 1587 रुपया। टोटल इनका आर्बिट्राज में गेन इतना है। रिवर्स कैश एंड कैरी क्या होता है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है। द रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज इज डन व्हेन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि फेयर वैल्यू से कम में ट्रेड हो रहा है। तो किसी का प्राइस है कैश मार्केट में 100, और 1 मंथ फ्यूचर प्राइस कितना है? 90। ठीक है, तो कम में ट्रेड हो रहा है, तो निगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी दिखा रहा है, विच ऑफर अ अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेडर टू एग्जीक्यूट रिवर्स कैश एंड कैरी। तो रिवर्स कैश एंड कैरी ट्रेड कैसे करते हैं? If trader carry his position till the expiry, it will yield him a arbitrage profit. The assumption in implementing this arbitrage opportunity is that arbitrager has got the stock to sell in the cash market. तो उनको क्या करना होगा? आर्बिट्राजर को स्टॉक को कैश मार्केट में सेल करना है, विच विल बी बॉट बैक एट द टाइम ऑफ रिवर्सिंग द पोजीशन। और रिवर्स जब अपनी पोजीशन करेंगे तब उनको बाय करना पड़ेगा। इफ स्टॉक इज नॉट अवेलेबल, आर्बिट्राजर नीड टू बोरो द स्टॉक टू इम्प्लीमेंट द आर्बिट्राज, तो उनको बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, एज्यूम दैट कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्टॉक इज 200 शेयर। तो 200 को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 फ्यूचर बाय करेंगे और सेल करेंगे 200 शेयर ऑफ स्टॉक बी। तो कितने का प्रॉफिट उनको होगा? 10 रुपये का जो डिफरेंस है उसका प्रॉफिट है। पोजीशन ऑफ आर्बिट्राजर्स इन वेरियस सिनारियो ऑफ स्टॉक वुड बी। ठीक है, इसमें क्या किए?
फिजिकल जो शेयर है कैश में उसको सेल किए और फ्यूचर में उसको बाय करके रखे, 2 लॉट, क्योंकि इसका 200 कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 लॉट इसका बाय करे। ठीक है, तो इसमें कैसे किए, लॉस ऑन अंडरलाइन, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया तो कैश में अपने को लॉस होगा 2000 का, प्रॉफिट होगा फ्यूचर में 4000 का, नेट गेन कितना हुआ 2000। Assume that arbitrager can invest the proceeds from his sale of 200 share in cash market and 9% per month for 1 year, for 1 month। तो जो उसको सेल करने पे जो पैसे मिले उसने 9% पर एनम पे 1 महीने पे लगा दिया, तो उसको उसमें से भी इंटरेस्ट अर्न हुआ 150 रुपया। तो द इंटरेस्ट अर्न इनटू अकाउंट टोटल गेन कितना हो गया 2150 रुपये। ठीक है, और अगर स्टॉक फॉल हुआ तो प्रॉफिट और अंडरलाइन कितना हुआ 3000, लॉस ऑन फ्यूचर 1000, नेट गेन कितना हुआ 2000। वंस अगेन अज्यूमिंग दैट आर्बिट्राजर इन्वेस्ट द, जो पैसे हैं उसको ऑलरेडी इन्वेस्ट किए तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 150 रुपए, जो इंटरेस्ट अर्न हुआ तो कितना हुआ 2150 रुपया, यहाँ भी उसको प्रॉफिट हुआ, दोनों सेल और बाय दोनों में उसको सेम प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये आर्बिट्राजर की कहानी है और ये क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना होके इसको रिवीजन एक बार करिएगा। ये चैप्टर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अगर आप अच्छे से कर लिए ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाके एग्जाम में बैठिएगा और एग्जाम आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल है, एज्यूम आवर assumption in above example is that both the position in cash and future were held until maturity. The future price converge with the spot price of underlying on expiry. The arbitrager can buy the stock back at the closing price and settlement price of the day. However, one always square off one position before the expiry of the contract whenever one feel that market price are favorable. If in the above example the reverse cash carry forward, suppose that 15 of the same month spot price of the stock कितना चला गया 130 और फ्यूचर ट्रेडिंग कितना चला गया 135, तो उनको गेन कितना हुआ, एक तो अपन ने फ्यूचर में लॉन्ग किया था, ठीक है, और कैश में उसको सेल किया हुआ था, तो ये इतना प्राइस चला गया, तो कितना होगा लॉस ऑन अंडरलाइन, कैश में अपन ने सेल किया था तो 6000 का लॉस, प्रॉफिट कितना हुआ 9000 का, फ्यूचर में क्योंकि अपन ने बाय किया था 90 रुपीज में, नेट गेन कितना हुआ 3000, और सेम वही कि 200 शेयर का 1500, तो 74 रुपया इंटरेस्ट आया 15 दिन के लिए, तो टोटल गेन ज्यादा हो गया 3074 रुपया। ऐसे कितने का प्रॉफिट हो रहा था 2150 का, लेकिन अपन ने 15 दिन में ही पूरी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर ली, तो अपने को प्रॉफिट ज्यादा हुआ 3074 रुपया का। तो ये आर्बिट्राजर का कहानी है, कैश एंड कैरी और रिवर्स कैश एंड कैरी। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई सर अभी तक समझने में?